तो प्रॉब्लम क्लास में सबसे पहला पॉइंट है आज बेसिक कैरेक्टर। हमने पढ़ रखा है कि टॉप टू बॉटम, जैसे कि NH3 है, फिर PH3 है, फिर ASH3 है। हमने कहा बेसिसिटी यानी कि बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों? टेंडेंसी टू डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। तो आपसे पूछेगा विच वन इज मोर बेसिक, विच वन इज मोर बेसिक, विच इज मोर बेसिक, मोर बेसिक कौन है? तो बेसिक में हमने कहा NH3, PH3, ASH3। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, वो अलग पॉइंट हो गया। अभी हम बेसिक कैरेक्टर में विच वन इज मोर बेसिक। तो विच वन इज मोर बेसिक, तो हमने कहा इनका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, बेसिक कैरेक्टर घटता है। क्यों घटता है, क्यों होता है? ध्यान देना, इसलिए कि साइज बढ़ने से H बता देना। क्या पूछ रहे हो नितेश? पहले ये बताओ, ये समझ रहे हो या कुछ और पूछ रहे हो? क्या बता देना, पहले ये तो बताओ। अभी तो क्लास शुरू ही किए हैं। अच्छा, वो भी बताएंगे, रुक जाना। पहले जो पॉइंट चल रहा हो उसे जरा ध्यान देना, ध्यान देना। तो मोर बेसिक, इधर पहले, इधर पहले, इधर पहले, इधर विच वन इज मोर बेसिक। तो हमने कहा बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, सबसे ज्यादा बेसिक हमारा अमोनिया है। क्यों? टेंडेंसी to donate pair of electron, donate pair of electron decreases due to increase in size, due to increase in size। बच्चे कंफ्यूज, ऐसा क्यों? क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के पास है। ये एक मॉलिक्यूल है, एटम नहीं। NH3 का मतलब ये लोन पेयर, PH3 का मतलब ये लोन पेयर, AS3 का मतलब ये लोन पेयर। अब सराउंडिंग यहाँ है, ये आसानी से डोनेट करेगा या ये आसानी से डोनेट करेगा? साइज जब बढ़ेगा मॉलिक्यूल का तो लोन पेयर सेंट्रल एटम के पास है, यानी कि मॉलिक्यूल के बीचों बीच है। तो टेंडेंसी टू डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन decreases due to increase in size. Donate pair of electron decreases due to increase in size। क्योंकि लोन पेयर जो है मॉलिक्यूल की बात हो रही है और सेंट्रल एटम के पास है, मतलब मॉलिक्यूल के बीचों बीच है। साइज बढ़ेगा तो डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी। इस वजह से टॉप टू बॉटम साइज बढ़ने की वजह से डोनेट करने की टेंडेंसी घटती है। इस वजह से अमोनिया मोर बेसिक होता है। लिखने के लिए हम ऐसा लिखते हैं। किसी को कोई दिक्कत? कंसेप्ट समझ नहीं आया? ध्यान देना, आप एटम में हो या मॉलिक्यूल में। जब हम एटम की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में लेते हैं। जब हम एटम की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में दिखाते हैं। जब हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई ऑर्बिट नहीं होगा, क्योंकि ये एटम नहीं है, ये मॉलिक्यूल है, ये एटम है। एटम में आप इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में लेते हो, मॉलिक्यूल में नहीं। मॉलिक्यूल में कोई ऑर्बिट नहीं है। NH3 एक मॉलिक्यूल है, PH3 एक मॉलिक्यूल है। आप NH3 को ऐसे लिखते हो। अगर इनका मॉलिक्यूलर शेप दिया जाए तो ये NH3 का लोन पेयर बीच में, ये लोन पेयर बीच में। PH3 साइज बढ़ गया, लोन पेयर बीच में रहेगा।
AS3 साइज और बढ़ गया, लोन पेयर बीच में रहेगा, यहाँ से डोनेशन होगा, क्योंकि आप यहाँ पर मॉलिक्यूल में हो, एटम में नहीं। एटम की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में दिखाते हैं, मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो सर्कुलर फॉर्म में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीच में दिखाएंगे। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? रुक जाना। साइज में चेंज आ रहा, साइज बढ़ रहा, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे मान लो कि और बड़ा साइज हो गया ये, लेकिन सेंट्रल एटम तो यही है। अब सराउंडिंग यहाँ, इसको यहाँ से डोनेट करना होगा और इसको यहीं से डोनेट करना। हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, एटम की नहीं। तो मॉलिक्यूल में साइज बढ़ने का मतलब है डोनेट करने की टेंडेंसी कम होना। दैट इज द केस। कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम? मॉलिक्यूल की साइज कैसे बढ़ रहा है? हाइड्रोजन फिक्स है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, इनका साइज बढ़ रहा है। बिल्कुल, डोनेट सेंट्रल एटम करेगा तो साइज भी सेंट्रल एटम का डिपेंड करेगा। डोनेट तो सेंट्रल एटम करेगा तो साइज भी उसी का होगा। बिस्मथ का साइज कम कैसे होगा? टॉप टू बॉटम तो साइज बढ़ता है, जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ता है शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से, लेकिन बढ़ता है। शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ता है, लेकिन बढ़ेगा ही फाइनली। किसी को कोई दिक्कत? हाँ, फीबली बेसिक होता है। किसी को कोई दिक्कत? तो ये था हमारा साइज। अब किसी ने पूछा मेल्टिंग पॉइंट की बात, तो ध्यान देना, हमने बता रखा है 15 ग्रुप में कि मेल्टिंग पॉइंट जो है और बॉइलिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मेनली। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है इंक्रीजेस अप टू आर्सेनिक, then decreases क्यों? तो ड्यू टू इंक्रीज इन +3 स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। कारण तो ड्यू टू इंक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 की स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से जो इंटरेक्शन है वो वीक हो जाता है, क्योंकि ऊपर वाला कोई भी एलिमेंट 5 का अट्रैक्शन शो कर रहा है, क्योंकि ऊपर वाले में 5 स्टेबल है, नीचे वाले में 3 की इंटरेक्शन हो रहा है। साइज तो बढ़ रहा है लेकिन इंटरेक्शन 3 की तरफ से, क्यों? इसके 3 इलेक्ट्रॉन ही इंटरेक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है इसकी वजह से। तो याद रखना है मेल्टिंग पॉइंट जो है, टॉप टू बॉटम की बात करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक वगैरह। तो आर्सेनिक के बाद ये मेल्टिंग पॉइंट घटता है, कारण क्योंकि +3 की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ध्यान से सुनना क्या बोले, ऊपर वाले का +5 होता है और नीचे वाले का +3 होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। मतलब इनका अट्रैक्शन 5 की तरफ से आएगा और नीचे वाले में अट्रैक्शन 3 के तरफ से। इनका छोटा साइज है, इनका बड़ा साइज है। बड़ा साइज वाला ज्यादा अट्रैक्ट करता है, लेकिन अट्रैक्शन 3 की होने की वजह से जितना अट्रैक्शन होना चाहिए उतना नहीं हो पाता, इसलिए अट्रैक्शन वीक करता है।
तो तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि 5 की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, 3 की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। इस वजह से आर्सेनिक के बाद मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने की बजाय घट जाता है। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो आपका क्वेश्चन था, अब हमारा क्वेश्चन। आउट ऑफ pH 3 में बॉइलिंग पॉइंट में नहीं होता, क्योंकि एक बार अगर क्लोज पैकिंग है, पहले मेल्ट होगा उसके बाद बॉयल होगा, तो मेल्टिंग के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि बॉयल तो तब होगा जब वो अलग अलग हो जाएगा। ध्यान देना। अब मेरा क्वेश्चन है, अब इस पर ध्यान दो। pH 3 and H2S, which is more acidic? Which is more acidic? बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है, लेकिन अब आपने दिमाग लगाना है और आप में से कोई सही कारण मुझे समझाओ कि which one is more acidic, किसके बेसिस पर। Which is more acidic? बच्चा कंफ्यूज। pH 3 is more acidic, ऐसा क्यों? अब हमारी बात सुनना। जब भी तुमने पढ़ा है, इधर हमारी बात सुने सारे लोग, जब भी तुमने पढ़ा है टॉप टू बॉटम, हमें बोलने दे। H2S होता है, ऐसा क्यों? कारण बताएं, कारण बताएं। H2S मोर एसिडिक है, कारण टेंडेंसी टू लॉस pH 3 नहीं। हमारी बात अब सुनो, हमारी बात। आप लोग चैट करना बंद करो, चैट करना बंद करो। इधर किसी भी चैट बंद। ध्यान से मुझे कंसेप्ट बताने हैं, मत चैट करो। किसी भी ग्रुप में NH3, pH 3, ASH 3, ध्यान से सुनते जाना। फिर इधर 16 ग्रुप में आते हैं, H2O, H2S, H2AC, ये 15 ग्रुप, ये 16 ग्रुप। टॉप टू बॉटम एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, टॉप टू बॉटम एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है हमेशा। कारण तो ड्यू टू डिक्रीज इन डिसोसिएशन एनर्जी एंड इंक्रीज इन साइज, साइज बढ़ने की वजह से डिसोसिएशन एनर्जी घटता है, इस वजह से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। लेकिन अगर लेफ्ट टू राइट की बात की जाए तो वहां भी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। 11th क्लास इक्विलिब्रियम चैप्टर याद करो। टॉप टू बॉटम यहाँ पर, यहाँ लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, सारी बातें अच्छी तरह से। एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस क्यों? तो ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टॉप टू बॉटम में हम साइज देखते हैं, यानी याद रखना ग्रुप में हम साइज देखते हैं, और पीरियड में ये आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ रखा है, और पीरियड में हम हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, क्योंकि उस वक्त ये प्रीडोमिनेटिंग होता है, उस वक्त ये प्रीडोमिनेटिंग। तो टॉप टू बॉटम एसिडिक बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट भी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, लेकिन लेफ्ट टू राइट में ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी टू डोनेट H+ इंक्रीजेस। तो कारण ये है, इक्विलिब्रियम चैप्टर 11th क्लास याद रखोगे
कि टॉप टू बॉटम के साथ साथ वो लेफ्ट टू राइट का भी पूछ सकता है, उसकी मर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसलिए हम पूरा कंसेप्ट बता रहे हैं, सिर्फ ये नहीं कि क्वेश्चन का आंसर। all the bond in SF4 are not equivalent. सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं है SF4 में, ऐसा क्यों? 1 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। ड्यू टू रेजोनेंस, अरे हमने SF4 कहा, SO2 नहीं कहा। SO2 में ड्यू टू रेजोनेंस है, यहाँ SF4। तो सिंपल वे में SF4, कुछ बातें तुम्हें याद रखना है। नहीं, SF4 is sp3d hybridized. sp3d hybridized having trigonal bipyramidal structure. बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है और जिसमें एक लोन पेयर इक्वेटोरियल पर है। ठीक है, यानी कि S1 2 3 4 5 ऐसे होता है SF4। यहाँ लोन पेयर है, यहाँ फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। 2 इक्वेटोरियल पर है, 2 एक्सियल पर है, और एक्सियल इज लॉन्गर देन इक्वेटोरियल ड्यू टू रिपल्सिव इंटरेक्शन। तो यही लिखना है कि SF4 sp3d हाइब्रिडाइज है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर in which one of the lone pair occupy equatorial position, and two fluorine atom on equatorial and two fluorine atom on axial. That's why they are not equivalent, क्योंकि एक्सियल में रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है। किसी को कोई दिक्कत हो तुरंत कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिकम्पोजिशन ऑफ O3 इज स्पॉन्टेनियस। प्रूफ कीजिए। हमने इसका 2 क्वेश्चन बनता है कि O3 इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। ठीक है, और दूसरा डिकम्पोजिशन ऑफ O3 इज स्पॉन्टेनियस। बात बराबर है। ठीक, तो ध्यान से सुनना कि ड्यूरिंग, बिल्कुल, तो ड्यूरिंग ऐसे लिखेंगे पहले आंसर में, O3 गिव्स O2 प्लस O नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, और प्लस एनर्जी, यानी हीट रिलीज हो रहा। ठीक, तो यहां लिखेंगे डिकम्पोजिशन फॉलोड बाय, या ऐसे लिख दो, डिकम्पोजिशन इज एक्सोथर्मिक, ड्यू टू विच delta H becomes negative and increase in delta S positive। फिर लिखोगे therefore for low temperature, एक्सोथर्मिक है तो लो टेम्परेचर, for low temperature delta G becomes negative, hence process is spontaneous। एक सेकंड रुकना, क्या पिक्चर ब्लर है? सारे लोगों का क्लियर आ रहा है नितेश?
सारे लोगों का क्लियर आ रहा है? ध्यान देना। तो एक बार फिर से, जब O3 का डिकम्पोजिशन होता है तो एनर्जी रिलीज होता है। इट मीन्स डिकम्पोजिशन इज एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक होने की वजह से ड्यू टू विच डेल्टा H बिकम्स नेगेटिव एंड इंक्रीज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी क्यों बढ़ा? एक पार्टिकल से दो पार्टिकल मिला, एक पार्टिकल से दो पार्टिकल मिला, थर्मोडायनेमिक 11th क्लास याद करो, तो एंट्रोपी बढ़ गया। और एक्सोथर्मिक का मतलब प्रोसेस में रैंडमनेस इंक्रीज कर गया, बिल्कुल रैंडमनेस इंक्रीज कर गया। अब डेल्टा एस बढ़ गया, डेल्टा एच नेगेटिव है, तो लो टेम्परेचर पर इन दोनों की वजह से डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा। और जिस प्रोसेस में डेल्टा जी नेगेटिव हो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तुम्हें ऐसे जवाब देना है, तुम्हें ऐसे जवाब देना है। कोई दिक्कत? जिन्हें प्रॉब्लम है तुरंत कह दो। हम आगे चलें, आगे चलें। बहुत ध्यान से सुनना, याद रखना, चैप्टर पूरा होने के बाद अगर प्रॉब्लम में नहीं बैठते हैं तो फिर रिफ्रेश नहीं हो पाता है चैप्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है SF6। SF6 is inert towards hydrolysis. Towards hydrolysis. SF6 inert का मतलब ये भी पूछ सकता है, SF6 is chemically unreactive और chemically unreactive और chemically unreactive। ध्यान से पहले इधर विशाल, पहले इधर इनर्ट बोलो या केमिकली अनरिएक्टिव ड्यू टू स्टेरिक स्टेबिलिटी। बिल्कुल सही जवाब। आंसर तो हो गया एक लाइन में कि ड्यू टू स्टेरिक, ड्यू टू स्टेरिकली हिंडर्ड या स्टेरिक रीजन, ड्यू टू स्टेरिक रीजन, ये भी लिख सकते हैं। सिंपल इतना भी लिख सकते हैं। F प्रोटेक्ट करता है उसे। अगर तुमने ये भी लिख दिया तो भी काम चलेगा, सिर्फ इतना लिखने से भी काम चलेगा। ठीक है? तो क्यों, अब यहाँ समझो, ये सल्फर है, इसके सराउंडिंग 6 फ्लोरीन है। फ्लोरीन हाईली, ये पूरी तरह से पैक्ड करके रखता है सल्फर को, ये सल्फर को पूरी तरह से पैक्ड करके रखता है, इस वजह से इसी को हम स्टेरिक रीजन कहते हैं। तो प्रॉपर वे में क्या लिखेंगे कि सल्फर इज सराउंडेड बाय surrounded by 6F negative octahedrally, sterically and is sterically hindered, sterically hindered मतलब उसके बचा कर रखना। Hence hydrolysis does not take place, hence it is chemically unreactive। ये भी बोला जा सकता है। किसी को कोई दिक्कत हो तो साफ कहना कि सर मुझे समझ नहीं आया, नहीं तो आगे चलने के बाद बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे समझ नहीं आया। हाँ, तो तुरंत बोल दिया करें। ध्यान देना, 6 फ्लोरीन मिल करके सल्फर को क्लोजली पैक्ड कर देता है, यानी इनके बीच जरा सा भी जगह नहीं रहता है किसी को आने के लिए। 6 फ्लोरीन मिलकर सल्फर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर देता है, मतलब कि बांध देता है, ताकि कोई भी इनकमिंग रिएजेंट सल्फर की तरफ पहुंच ही ना सके। इसी को कहा जाता है स्टेरिकली हिंडर्ड।
स्टेरिकली हिंडर्ड का मतलब वो चारों ओर से बंधा हुआ है, पैक्ड है, ताकि उसकी तरफ कोई आ ना सके। इसलिए वो केमिकली अनरिएक्टिव है, हाइड्रोलाइसिस शो नहीं करता। अब भी दिक्कत हो तो दोबारा बोल दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर तुमसे पूछेगा, ये क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर में भी है, पी ब्लॉक में भी है। वो क्या? तो हीलियम इज यूज्ड इन डाइविंग एपरेटस या इक्विपमेंट। ध्यान देना, किसी ने पूछा, फिर से एक छोटा वाला कॉपी यहाँ होगा नीचे, और ध्यान से सुनना सारे लोग, जिसे समझ नहीं आया उनके लिए। अभी हम यहाँ आएंगे, कुछ लोग जरा यहाँ रुक गए, जरा हम उन्हीं के लिए रुक रहे हैं, कुछ लोग यहीं रुक गए, अभी यहाँ बाद में आएंगे। अभी यहाँ ध्यान दो, कोई भी एटम के साथ अगर कुछ जुड़ा होता है तो कोई भी रिएजेंट जो है इनसे रिएक्ट करते समय, हेलो अभी रुक जाएं, कुछ लोग पहले क्वेश्चन में हैं, रुक जाओ, तो रिएजेंट इसको अटैक कर देता, तो जा करके रिएक्शन हो जाता। किसी भी कंपाउंड में रिएजेंट अटैक करता है तो रिएक्शन होता। SF6 में फ्लोरीन जो है पूरी तरह से बांधे हुए, तो रिएजेंट को अटैक करने का जगह ही नहीं है, तो ये रिएक्ट कैसे होगा? फ्लोरीन जो है सल्फर को पूरी तरह से चारों ओर से पैक्ड कर देगा, इसलिए किसी भी रिएजेंट से SF6 रिएक्ट नहीं होता, क्योंकि जिस तरह से ये रास्ता है अटैकिंग का, SF6 में कहीं से रास्ता नहीं रहता अटैक करने का, इसलिए SF6 जो है नॉट हाइड्रोलाइज्ड, अनरिएक्टिव। समझ आए तभी हाँ करना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जिन्हें प्रॉब्लम है वो जरूर कहना। हमने कहा जैसे कि AB2 है, तुमने इसे रिएजेंट से रिएक्ट कर दिया, तो AB2 कैसे रिएक्ट होगा? ऐसे रिएक्ट होगा, जगह खाली है, रिएजेंट अटैक कर दिया। SF6 रिएक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि SF6 में फ्लोरीन सल्फर को पूरी तरह से बांधे हुए, उसी को बोला जाता है स्टेरिकली हिंडर्ड, कि जगह ही नहीं है किसी रिएजेंट को अटैक करने का सल्फर के ऊपर। इन दोनों को कंपेयर कर लो। कोई दिक्कत? नहीं, मेरे क्या, हर रिएजेंट का मतलब है कि अब तुम जोड़ लगा करके उसको तोड़ दोगे, फोड़ दोगे तो अलग बात है। इसका ये मतलब नहीं है वाटर से आसानी से रिएक्ट नहीं करता, बाकी रिएजेंट जो है उसको छीनता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लगा कर सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, क्योंकि इसके पास इतना पावर नहीं। अब इधर आ जाइए, हमने लिखा है हीलियम इज यूज्ड इन ड्राइविंग एपरेटस, लेस सॉल्युबिलिटी विद ऑक्सीजन। ध्यान देना, दो कारण लिखोगे, ये क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर में भी है। हाँ, केमिकली इनर्ट, इसमें दो बातें लिखेंगे, हीलियम इज केमिकली इनर्ट एंड डिक्रीजेस solubility of oxygen।
क्योंकि पानी के अंदर जब स्क्यूबा डाइवर जाते हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। उसी को घटाने के लिए हीलियम गैस लगाते हैं, क्योंकि हीलियम की सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, हीलियम की सॉल्युबिलिटी कम है, इस वजह से लेस सॉल्युबल है। और सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करता है? तो केएच फैक्टर पे। जिसका केएच ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। हीलियम की केएच ज्यादा है, इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी कम है। ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ इसे मिक्स करते हैं, ऑक्सीजन के साथ इसे मिक्स करके ले जाते हैं, इसलिए तो हमने कहा कि ये क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर में भी है, पी ब्लॉक में भी है। ये केमिकली इनर्ट है, हमारे बॉडी में जाएगा तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, बॉडी में जाएगा तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, बिल्कुल लास्ट में है। और ये सॉल्युबिलिटी को घटा देता है, तो हमारे बॉडी में बेंट ऐसे डिजीज से बचाता है। तो दो कारण से हम यूज करते हैं। कोई दिक्कत? ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। मेजॉरिटी ऑफ नॉन नोबल गैस कंपाउंड आर दोज ऑफ xenon। ध्यान से फिर से हीलियम हम इसलिए लेते हैं, रुक जाइए, हीलियम हम इसलिए लेते हैं कि हमारे शरीर में कोई रिएक्शन नहीं करता, और मेन कारण इसलिए लेते हैं ताकि ऑक्सीजन के सॉल्युबिलिटी को घटाए। याद करो, आपने पढ़ा है डाइविंग एपरेटस में, यानी कि स्क्यूबा डाइवर यूजेस हीलियम विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। हीलियम यूज करने से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी घट जाती है, क्योंकि हीलियम की सॉल्युबिलिटी कम है, वो उनके साथ मिक्स रहता है, और हम बेंड ऐसे डिजीज से बच जाते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में आपने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजॉरिटी ऑफ नोबल गैसेस आर इन xenon, यानी कि नोबल गैस कंपाउंड आर इन xenon। वाई, या इसी को घुमा करके कि व्हाट आर द रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड बाय xenon। xenon ही केमिकली रिएक्ट होकर के डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड क्यों बनाता है नोबल गैस एलिमेंट में? तो हमने आपको बता रखा है दो कारण, बिल्कुल नहीं, ड्यू टू लार्ज साइज और ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी। लार्ज साइज एंड लो आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से। हाँ हेलो, हाँ बोलो कोई खास बात बोलो। अच्छा, क्वेश्चन पूछना है। हाँ, तो 9:30 सारे क्लास मेरे खत्म होंगे, तो 10 बजे के बाद पूछ लो। हाँ, तो ड्यू टू लार्ज साइज एंड ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी, ये मेन कारण है। वो तो आपसे पूछा जाएगा लो आयोनाइजेशन एनर्जी
क्यों टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है? हीलियम, नियॉन, फिर आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, यानी यहाँ आते आते बहुत कम हो गया। तो इनकी वजह से कंपाउंड बनते हैं। कोई दिक्कत? इनकी वजह से ये कंपाउंड बनते हैं। ऐसा क्यों होता है ये पूछेगा आप। हाँ, तो जहाँ कंफ्यूजन हो वहाँ जरूर बोलना कि हाँ सर मुझे प्रॉब्लम है। अब ध्यान से देखना, कभी भी आपसे रिएक्शन पूछेगा तो पूछने का तरीका दो होगा। या तो डायरेक्ट बोलेगा दिस प्लस दिस, एरो डालेगा, बोलेगा व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, दिस प्लस दिस गिव्स, कंप्लीट द रिएक्शन। या स्टेटमेंट में पूछेगा कैसे, व्हाट हैपन। बिल्कुल, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट O2 एंड F2 के साथ, और किसी के साथ नहीं, क्योंकि इन्हीं की इतनी टेंडेंसी होती है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज कर सके, और किसी की टेंडेंसी नहीं होती। दे आर हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो इनकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर की वजह से ये दोनों ही जेनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज करते हैं। क्यों? है तो स्टेबल, चाहे लार्ज बड़ा हो साइज, चाहे लो आयोनाइजेशन एनर्जी, स्टेबल होने की वजह से सिर्फ ये दोनों ही यूज कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन SO2 pass through Fe3 positive salt, aqueous solution of Fe3 positive salt। या फिर एक नंबर, इसमें एक क्वेश्चन और है, व्हाट हैपन व्हेन XgF4 react with SbF5। तो कंप्लीट द रिएक्शन तो आपसे दो क्वेश्चन पूछना ही है कंफर्म। इस चैप्टर में सिर्फ दो ही कंप्लीट द रिएक्शन आता है। बच्चे लापरवाही करते हैं तो उनके 2 नंबर चले गए। इसी तरह से लापरवाही करते हैं कम से कम 10 जगह तो उनके 20 नंबर चले गए। अब वो ये नहीं सोचते हैं कि उन्होंने तो पूरे केमिस्ट्री में 50 नंबर की ही तैयारी की, 70 नंबर का पेपर है, अब आएंगे कितने? क्योंकि उनके दिमाग में रहता है यार 40-50 रिएक्शन है, अब 40-50 रिएक्शन में कौन सा 2 रिएक्शन आएगा, हम क्यों पढ़ने जाएं? ये बहुत बड़ी गलती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे ही डिपेंड है, तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। हमने आपसे कह रखा है। हाँ, रिड्यूस हो जाता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। SO2 एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये Fe3 प्लस को Fe2 प्लस में रिड्यूस करता है, याद करो। MnO4 माइनस को Mn2 प्लस में रिड्यूस करता है। हाँ, इम्पोर्टेंट को जो भी इनके इम्पोर्टेंट रिएक्शन है चिंता ना करें, हम एक पेज में लिखकर आपको दे देंगे। टोटल 160 है, 160 में से मुश्किल से हम 35 रिएक्शन देंगे, उन्हीं में से आएगा। लेकिन उसी तरह से ये इम्पोर्टेंट है कि SO2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट रिड्यूसेस Fe3 प्लस टू Fe2 प्लस एंड MnO4 माइनस टू Mn2 प्लस, ये हमने करवा रखा है, तो वही रिएक्शन लिखने हैं। और यहाँ भी हमने करवा रखा है कि जेनॉन फ्लोराइड, चाहे डाइफ्लोराइड हो चाहे टेट्राफ्लोराइड हो, मेटेलिक फ्लोराइड और नॉन मेटेलिक फ्लोराइड दोनों से रिएक्ट होते हैं। मेटेलिक फ्लोराइड में
मेटेलिक फ्लोराइड अपना फ्लोरीन देता है और नॉन मेटेलिक फ्लोराइड में इसके फ्लोरीन ये लेता है। हमने ये दोनों रिएक्शन आपको करवा रखा। तो उसी तरह से कंप्लीट द रिएक्शन की Fe3+ को SO2 एक्वस मीडियम में मतलब पानी में Fe2+ बना देता है, SO4 2- आप बैलेंस कर लेना। उसी तरह से MnO4- को Mn2+ बनाता है। और ये भी हमने बताया था कि मेटेलिक फ्लोराइड में मेटेलिक फ्लोराइड अपना फ्लोरीन इसे देता है, लेकिन नॉन मेटेलिक फ्लोराइड में इससे फ्लोरीन लेता है। यानी इस केस में XgF4 प्लस SbF5 गिव्स XgF3 पॉजिटिव और SbF6 नेगेटिव। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं जो आपको याद रखना जरूरी है, याद रखना। ठीक, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, there is large difference in boiling point of and melting point of oxygen and sulfur. Large difference in melting point and boiling point of O2 and S8। लेकिन वो ये बात बोलेगा। अब बिल्कुल एक लाइन बिल्कुल सही जवाब है धनंजय, बाकी लोग भी सही जवाब। नहीं एनोमेलस बिहेवियर नहीं प्रियंका बाबू, गलत। एटॉमिसिटी एक लाइन लिखोगे पूरे नंबर, ड्यू टू देयर डिफरेंस इन एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी की वजह से इनके एटॉमिसिटी 2 है, इनके 8। इनके स्मॉल साइज है, इनके लार्ज साइज है। इसमें वीक वंडरवॉल फोर्स है और इसमें स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्स। तो ड्यू टू देयर डिफरेंस इन एटॉमिसिटी O2 has a small size and weak intermolecular force, van der Waal force, whereas पूरी बात भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिखकर छोड़ सकते हैं तो भी नंबर मिलेगा। whereas acid has large size and strong intermolecular force। या तो दोनों में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लिखो या दोनों में वंडरवाल, आधा अधूरा मत लिखना। दोनों में वंडरवाल या दोनों में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एक में वंडरवाल एक में इंटरमॉलिक्यूलर मत लिखना। इसलिए हमने जानबूझकर लिखकर आपको बताया, ध्यान देना। नेक्स्ट, Bismuth is a strong oxidizing agent in +5 oxidation state. Why? Bismuth is a strong, one more, कौन सा मोर? एक 2 मिनट। A strong oxidizing agent. Bismuth is a strong oxidizing agent, ध्यान देना, in +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी को प्रॉपर जवाब पता है? इनट पेयर इफेक्ट, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब बिल्कुल सही, लेकिन ये भी सही है, इनट पेयर इफेक्ट की वजह से भी कह सकते हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ रहा है। अब यहाँ ध्यान देना, इसका प्रॉपर वे में कंसेप्ट बताने जा रहे हैं। कंसेप्ट क्या है? विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, हमारी भी बात सुन ले, 1 मिनट के लिए आप चैटिंग ना करें, केवल यहाँ ध्यान दें। विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर इंक्रीजेस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जहां रिडक्शन होगा। विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर इंक्रीजेस। ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर इंक्रीजेस, ये पॉइंट याद रखना। एंड
तो 2-3 पॉइंट लिख दे रहे हैं। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग बिहेवियर, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। ऐसा क्यों? एक एग्जांपल लेते हैं कोई, जैसे A5+, A3+, इसने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, अब ये गेन करेगा। इसने अभी कम इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, ये अभी लॉस कर सकता है इसके कंपैरिजन में। तो जब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है तो अब ये लॉस नहीं कर सकता है, गेन करेगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन और रिडक्शन प्रोसेस ऐसे लिख देते हैं, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जहां हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वहां इलेक्ट्रॉन गेन होगा, लॉस नहीं। वहां रिडक्शन प्रोसेस होगा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बिस्मथ +5, इनके वैलेंस शेल में 5 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने पांचों लॉस कर दिया, तो अब तो ये गेन ही कर सकता है, और गेन करने का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो तुम्हें जवाब में क्या लिखना है? विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर इंक्रीजेस, हेंस बिस्मथ इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमने पूरा कंसेप्ट बताया। अगर आपको कंसेप्ट में दिक्कत हो तो मुझे तुरंत बोलो। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस यानी रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन इनमें घुमाया जा सकता है, कभी 3 का दे दे, कभी 5 का दे दे, कभी 2 में कंपैरिजन में दे दे। तो इसलिए आप इस कंसेप्ट को याद रखो। इसलिए हम प्रॉब्लम करते समय आपको कंसेप्ट याद दिलाते हैं, ताकि आपका इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट क्लियर हो। जिन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत कह दो कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? हम पेज पलट दें। हमारी बात ध्यान से सुनो। कंसेप्ट यहाँ हमने लिखा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग बिहेवियर, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लॉस नहीं, क्योंकि इसने सारा लॉस कर चुका है। अब ये लॉस नहीं करेगा, अब ये गेन करेगा। जहां गेन होता है वो रिडक्शन प्रोसेस, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। और जिनके ऑक्सीडेशन नंबर कम है मतलब वो और अभी लॉस कर सकता है, ये अभी लॉस कर सकता है, मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। इसलिए कहा गया है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये बात तुम्हारे दिमाग में हर वक्त रहना चाहिए, क्योंकि इन पे क्वेश्चन बहुत तरह के घुमा कर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन। वैसे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन उस अभी जो हमने बताया उसी पर पूछते हैं। अभी जो हमने बताया HClO4, HClO3, HClO2 और HClO। ठीक, ध्यान देना किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है और क्यों है। क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। नितेश, बिल्कुल सही जवाब।
बिल्कुल, नितेश का सही जवाब, धनंजय भी। तो ये रहा। क्यों? हमने अभी अभी कहा यहाँ पर क्लोरीन का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट बन रहा, यहाँ पर 5 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ 3 और यहाँ 1। तो हमने अभी अभी क्या कहा जस्ट पीछे कि अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो हायर ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। किसी को कोई दिक्कत? अब किसी ने पूछा, अब जरा ध्यान देना सारे लोग, ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ लोग बोल रहे हैं, तो जरा कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का भी देख ले, यानी कि ऑप्शनल वाले, ऑप्शनल वाले ध्यान देना। जवाब दोगे क्वेश्चन एमसीक्यू, ध्यान देना। एडिशन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 to chloride salt. Addition of concentrated H2SO4 in chloride salt. ध्यान से पढ़ना। कलरलेस फ्यूम्स इवॉल्व, कलरलेस फ्यूम्स इवॉल्व, ठीक है, इवॉल्व। बट इन केस ऑफ आयोडीन सॉल्ट, but in case of iodine salt, violet fumes। ऐसा क्यों, क्या कारण? वॉयलेट फिल्म्स आता है, ऐसा क्या कारण? ऑप्शन देख लीजिए। H2SO4 reduces Hi2I2। दूसरा, Hi is violet color। तीसरा, Hi get oxidized to I2। और चौथा, Hi changes to HiO3। जवाब देना सोच कर। इन चारों में से कौन है, एक्सप्लेन भी करना है। अहमद, नितेश, आपने कहा आंसर जो है सी है, चलिए हमने माना। क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कारण? तो Hi गेट्स ऑक्सीडाइज टू I2। इनके केस में Hi जो है ऑक्सीडाइज टू I2 हो जाता है। तो ध्यान क्या देना है कि Hi जो होता है स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन H2SO। ठीक है, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है देन H2SO4 इनके कंपैरिजन में। इसलिए इस रिएक्शन के समय मतलब कि Hi जो है रिड्यूस कर देता है H2SO4 को SO2 में, एंड अगर इसको रिड्यूस करेगा तो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। अगर इन्हें रिड्यूस कर दिया तो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, एंड इटसेल्फ ऑक्सीडाइजेज टू I2, एंड इटसेल्फ ऑक्सीडाइजेज टू I2। तो ये बात याद रखना। कुछ पॉइंट्स वापस, वापस का मतलब क्या बोले? एक सेकंड रुक जाना। मैक्सिमम तो हमने, अच्छा अभी रिपीट करते रहे, रिपीट करते रहे। छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस हैं वो पूछ रहे हैं।
क्योंकि मैक्सिमम इन मेरे पास जो है ऑब्जेक्टिव उनमें हमने पहले भी करवा रखे हैं 15 ग्रुप में मैक्सिमम। विच एलिमेंट डज नॉट शो एलोट्रॉप्स? नॉट शो एलोट्रॉप्स। कौन एलोट्रॉप्स नहीं बनाते हैं? नाइट्रोजन, बिस्मथ, एंटीमनी, आर्सेनिक। इनमें कौन आइसोटोप्स नहीं बनाते, एलोट्रॉप्स नहीं बनाते? नाइट्रोजन। क्यों? ड्यू टू वीक सिंगल बॉन्ड, वीक एनएन बॉन्ड, वीक एनएन बॉन्ड की वजह से ये नहीं बनाता है। ठीक है। अच्छा, पहले वाला रिपीट कर दे, रुक जाना जरा, पहले वाले क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया एडिशन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 इन क्लोराइड सॉल्ट कलरलेस फिल्म्स इवॉल्व। क्लोराइड में तो क्लोरीन से हमें मतलब नहीं है क्योंकि वो कोई रिएक्शन नहीं हुआ, बट इन केस ऑफ आयोडीन वॉयलेट कलर फॉर्म। ऐसा क्या हुआ? अभी हम इधर हैं, इधर नहीं, कि कोई इधर पूछ रहा है, कोई इधर पूछ रहा है, मुझे दिक्कत होगी। पहले मुझे इधर बता लेने दे, ढक्कन कहाँ गया? पहले मुझे इधर बता लेने दे, फिर आप इधर पूछना। ठीक ना? दोनों बता रहे कि इनको हम क्लोराइड सॉल्ट में डालें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आयोडाइड सॉल्ट में डाले तो वॉयलेट कलर आया। ऐसा क्यों? मतलब मुझे इनके बारे में बताना है कि H2SO4 को अगर हमने आयोडीन सॉल्ट में डाला तो हुआ क्या। कहने का मतलब ये, तो आयोडीन सॉल्ट में डालेंगे तो क्या होगा? क्या H2SO4 HI को रिड्यूस करेगा I2 में? क्या HI वॉयलेट है इस वजह से? HI ऑक्सीडाइज टू I2 इसकी वजह से, या फिर HI चेंजेस टू दिस? तो तुम्हें तो वैसे सिंपल याद रखना है कि आयोडीन जो होता है वो हमारा वॉयलेट कलर का होता है। आयोडीन जो होता है वो वॉयलेट कलर। तो अब हमारी बात को ध्यान देंगे। तो इस केस में हुआ क्या कि HI जो है H2SO4 से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो H2SO4 इसे रिड्यूस नहीं करेगा, ये इसे रिड्यूस करेगा, क्योंकि HI इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कोई दिक्कत? तो HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए HI इसको ऑक्सीडाइज कर, इसे रिड्यूस करेगा और अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। किसी को कोई दिक्कत? हम आगे चलें। ये एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल हो सकता है क्या? किसमें? इसमें नहीं, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल नहीं हो सकता। स्मॉल साइज की, हाँ कह सकते हो वीक बॉन्ड, लेकिन वीक बॉन्ड किसकी वजह से? वीक बॉन्ड होने की वजह से ये मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। डी ऑर्बिटल भी आप मेंशन कर सकते हैं। कहने का मतलब एनएन सिंगल बॉन्ड है, स्मॉल साइज की वजह से एनएन सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये सिंगल बॉन्ड में नहीं एग्जिस्ट कर, पॉलीमेरिक फॉर्म नहीं बनाता। हाँ, ड्यू टू वीक एनएन बॉन्ड नॉट फॉर्म पॉलीमेरिक, नॉट फॉर्म पॉलीमर्स, पॉलीमेरिक फॉर्म, पॉलीमेरिक फॉर्म नहीं बनाता है इस वजह से। ठीक, एक बात याद रखना सारे लोग,